वेलकम बैक टू अनदर वीडियो कमेंट व्लॉग। सो वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप लोग? अच्छे होंगे। कोविड में अपना ध्यान रखते होंगे क्योंकि एजुकेशन के साथ साथ हेल्थ भी बहुत जरूरी है। तो आप स्वस्थ रहोगे तभी तो आगे पढ़ाई कर पाओगे, है ना? सही बात है। चलो ठीक है, अब बिना ज़्यादा बातें करे अपन लेट्स बिगिन द वीडियो। क्योंकि क्या होता है ना कि अगर अपन बातें करते रहते हैं फिर उसके बाद अपना वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाता है। तो अपन ज़्यादा बातें नहीं करेंगे और अपन स्टार्ट करते हैं वीडियो। सी अपन अब क्या पढ़ने वाले हैं? अपन अब पढ़ने वाले कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम क्या होता है इसके बारे में अपन पढ़ेंगे और इस साथ में न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब आप बोलोगे भैया आप तो इनकम एक्सपेंडिचर पढ़ाने वाले थे। जी हाँ, मैं बिल्कुल पढ़ाने वाला था और मेरा यही प्लान था इनकम एक्सपेंडिचर पढ़ाऊँ। बट लास्ट मोमेंट पे मेरा है ना कुछ आइडिया आया मेरे को। क्या कि आपके बुक में जो है ना डीके बुक में इनकम एक्सपेंडिचर के 5 क्वेश्चन दे रखे हैं अभी। बट उसके बाद में क्या हो रहा है ना कि 4-5 क्वेश्चन वापस से कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम के आ जाते हैं और फिर लास्ट में एक और बार फिर वो सारे क्वेश्चन वापस इसी फ्लो में ले आते हैं इनकम एक्सपेंडिचर में। तो उससे क्या होगा, पहले इनकम एक्सपेंडिचर देते हैं, फिर कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम दे देंगे और फिर कॉस्ट ऑफ मटेरियल से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे उसमें वो इनकम एक्सपेंडिचर बना के दे देते हैं। तो इससे क्या होगा, बीच में फ्लो टूट जाता है। पहले आप इनकम एक्सपेंडिचर पढ़ो, फिर कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम पढ़ो, फिर इनकम एक्सपेंडिचर वापस पढ़ो। तो इससे फ्लो आपका बिल्कुल है ना अच्छा नहीं आएगा। तो पहले मैं क्या करूंगा, इनकम कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम वाला पढ़ाऊंगा। इससे क्या होगा, सारे एडजस्टमेंट आ जाएंगे इससे रिलेटेड और फिर अपन पूरा वीक और अगले वीक के फिर 2 या 3 डेज तक वेडनेसडे तक अपन सिर्फ और सिर्फ इनकम एक्सपेंडिचर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और उससे के साथ आपका एक चैप्टर हो जाएगा खत्म। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं क्या होता है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम सबसे पहले इस वर्ड के मतलब पे जा रहा हूं। ठीक है, अब ये चैप्टर ऐसा है ना कि अगर आप उसके मतलब पे जाओगे ना, उसके जो वर्ड मीनिंग पे जाओगे आते चीज आपको कैसे समझ में आ जाएगी। जैसे आप जाते हो सब्सक्रिप्शंस पे, सब्सक्रिप्शन एक बहुत ही कॉमन टर्म है, आप कई जगह यूज करते हो। जैसे कोई भी यूट्यूब चैनल है तो आपने जैसे सपोज करो मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है तो अब क्या हो गया, आप सब्सक्रिप्शंस में आ जाते हैं। मतलब आप बार बार उसका सब्सक्रिप्शन पे करोगे। मेरे चैनल में मेंबर बनने के लिए, मेरे चैनल का सदस्य बनने के लिए आप सब्सक्रिप्शन क्या करोगे, पे करोगे। तो वही तो हो जाता है सब्सक्रिप्शन। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल था। ठीक है, कॉमन एग्जांपल बोल सकते हैं। अब कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम क्या होता है, वर्ड देखो, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड मतलब जो मटेरियल कंज्यूम करा है उसको निकालना। मटेरियल कंज्यूम मतलब कोई भी मटेरियल हो सकता है, मेडिसिन हो सकते हैं, स्टेशनरीज हो सकती हैं और भी कई सारी चीजें यहाँ पे एग्जांपल अपन देंगे। ठीक है, तो उसको अपन ने कितना इस पर्टिकुलर ईयर में, पर्टिकुलर ईयर मतलब जो करंट ईयर है पूरा कितना उसको यूज करा है, मतलब कितना उसका अपन ने इस्तेमाल कर लिया है। ठीक है, समझ में नहीं आया? चलो ठीक है, एग्जाम्पल से लगाते हैं। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास मैं आपको इसको एग्जांपल से समझाना कि होता है, उसके बाद अपन जाएंगे फॉर्मूले पे। पहले आप उसको रियल लाइफ में एक्सपीरियंस करके देखो, क्योंकि जब तक आप उसको रियल लाइफ में एक्सपीरियंस नहीं करोगे, आप प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं देखोगे ना, आपको फॉर्मूला समझ में नहीं आएगा। आप क्या कर लोगे, फॉर्मूला रट लोगे। बट एग्जाम में जब क्वेश्चन आ जाते हैं, कुछ भी अगर इधर उधर से भी अगर घुमा जाए ना क्वेश्चन, तो आप समझ रहे हो क्या होता है। ठीक है, अब अपन देखते हैं एग्जाम्पल की कैसे अपन इसको देखेंगे। यहाँ पर मेरे पास एक बुक है, मेरे पास यहाँ 4 बुक्स हैं। ठीक है, आप देख रहे होंगे 1 2 3 एंड 4 बुक्स है मेरे पास। सपोज करो ये 4 बुक्स अभी हटा देता पर अभी मेरे पास सिर्फ और किस क्या, ये मेरे पास एक ही बुक है। डिक्शनरी का आप देख रहे हो, ये मेरे पास एक ही बुक है। अब साल की स्टार्टिंग में मेरे पास एक बुक है। अब मैंने क्या किया, आपकी स्टोर से, आपकी स्टेशनरी की शॉप से, कौन सी, लक्ष्मी स्टोर नाम दे दो आप। ठीक है, बहुत अच्छा पवित्र नाम है, लक्ष्मी जी, लक्ष्मी माता जी। ठीक है, तो लक्ष्मी स्टोर से मैंने क्या किया, आपकी दुकान से 3 बुक्स और कर लीजिए। 3 बुक्स है 1 2 एंड 3, ये 3 बुक्स है ना 1 2 एंड 3, ये 3 बुक्स मैंने आपकी दुकान से परचेज कर ली। ठीक है, अब परचेज करने के बाद क्या हुआ, एट द एंड ऑफ द ईयर जब आप मेरे पास आओगे और देखोगे कि मैंने कितना कंज्यूम कर लिया, तो उसमें आप क्या देखते हो कि मैंने इसमें से 2 बुक्स मैंने रिमूव कर दी और मेरे पास बाकी कितनी रही, सिर्फ और सिर्फ 2 बुक्स बाकी रही। समझ में आ रहा है? वापस समझो, मेरे पास थी कितनी यार, मेरे पास स्टार्टिंग में सिर्फ ये वाली बुक थी, ये ओपन डिक्शनरी, जो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी आप देख रहे हो। बट उसके बाद क्या किया मैंने, आपकी लक्ष्मी स्टोर से मैंने 3 बुक्स और परचेज कर ली। आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 मैंने 3 बुक्स और परचेज कर ली। अब एट द एंड मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 2 बुक्स बची, एक बिजनेस स्टडीज की और एक ये ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी। तो मेरे पास एंड में क्या हुआ, सिर्फ और सिर्फ 2 बुक्स बच गई। फिर 2 बुक्स कहाँ गई, 2 बुक्स कहाँ गई, सोच रहा। तो ये 2 बुक्स क्या बोलेंगे अपन इसको बोलेंगे मटेरियल कंज्यूम। क्या बोलेंगे इसको अपन, मटेरियल कंज्यूम। मतलब कितना मटेरियल आपने करंट ईयर में
पर्टिकुलर ईयर में कितना आपने कंज्यूम कर लिया, ठीक है, समझ में आ रहा है यहाँ पे। जैसे 4 बुक्स थी ना, मैं पहले एक ही बुक थी मेरे पास, फिर मैंने 3 ईयर परचेज कर ली, तो कितने हो गए टोटल, हो गए 4। और 4 में से एट द एंड आपके पास बची कितनी, सिर्फ 2 ही बुक्स बची, तो बाकी 2 कहाँ गई, वो 2 बुक्स मैंने कंज्यूम कर ली। वो क्या हो गया मेरा, वो हो गया कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, ठीक है, समझ में आ रहा है, फॉर्मूले से समझो। ये मैंने आपको एक एग्जांपल सही बताया, आप समझ में आया होगा आपको। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम का मैंने फॉर्मूला लिखा है, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अब ये नेट परचेज क्यों लिखा मैंने इस फॉर्मूले से समझाऊंगा। पहले मैं इसको समझ लो। अगर मैं लिखूं इसको शॉर्ट फॉर्म में COMS अगर मैं लिख देता हूं, COMC कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, ठीक है। अब मैं अगर बुक के एग्जांपल से देखें, ओपनिंग स्टॉक, तो ओपनिंग स्टॉक क्या होता है, जो आपके साल के स्टार्टिंग में आपके पास कितना सामान पड़ा था, तो साल के स्टार्टिंग में मेरे पास कितना था, एक ही तो था, तो एक मैंने लिख दिया, ठीक है। प्लस नेट परचेज मतलब कितना आपने परचेज किया, ठीक है, तो मैंने कितना परचेज किया था लक्ष्मी स्टोर से, मैंने परचेज किया था 3, ठीक है। अब ये 1 + 3 क्या होगा, ये होगा कि टोटल मेरे पास, मेरे वर्ड्स पे जाना, टोटल मेरे पास कितना सामान आया, मतलब टोटल मेरे पास कितना सामान मैंने खरीद लिया। पहले मेरे पास 1 बुक थी, फिर मैंने 3 बुक्स और खरीद लिए, तो अब मेरे पास टोटल कितना सामान है बुक्स का, 4 बुक्स है मेरे पास, ठीक है, समझ में आया। पहले 1 बुक थी, 3 बुक्स और परचेज कर ली, तो मेरे पास टोटल कितनी हो गई मेरे पास बुक, 4 बुक्स हो गई, ठीक है। अब ये हो गई 4 बुक मेरे पास। अब क्लोजिंग स्टॉक क्या होता था, जो साल के एंड में मतलब खत्म जब साल हुआ, तो मेरे पास कितनी बुक्स बची थी, 2 ही तो बची थी मेरे पास, ठीक है। उसी को तो क्लोजिंग स्टॉक बोलते थे अपन, जब ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे ना 11th क्लास में, उसी को तो अपन बोलते थे क्लोजिंग स्टॉक। साल के एंडिंग में आपके पास कितना सामान बच गया, उसी को तो क्लोजिंग स्टॉक बोला था। अब अगर मैं 4 में से 2 माइनस कर दूं, तो ये क्या हो जाएगा, 2, और इस 2 को क्या बोलेंगे अपन, COMC, मतलब कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। समझ में आ रही है मेरी बात, कि साल के स्टार्टिंग में मेरे पास 1 बुक थी, मैंने आपसे परचेज करी 3 बुक्स, तो 3 बुक्स और 1 बुक के बाद ये इसको अपन क्या बोलेंगे कि टोटल मेरे पास कितनी बुक्स हो गई। अब आप साल के एंड में देखोगे, खत्म होने पर देखोगे कि मेरे पास सिर्फ 2 ही बुक्स रह गई हैं, फिर बाकी की 2 बुक्स कहाँ गई सर, तो 2 बुक्स अपन ने क्या कर लिया, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम हो गया, मतलब कि 2 बुक्स मैंने कंज्यूम कर ली, मैंने यूज कर ली, मैंने उसको पढ़ के साइड में रख दिया, मतलब ये 2 बुक्स मैंने कंज्यूम करके और उसको खत्म कर दिया, ठीक है। इजी एग्जांपल था। एक बुक मेरे पास पहले से थी और परचेज करी, मेरे पास टोटल परचेज आ जाएगा। अब उसमें से अगर मैं माइनस कर दूं कि मेरे पास कितना बच गया, बीच में क्या आ जाएगा, वही तो अमाउंट आएगा कि आपने कितना कंज्यूम कर लिया, ठीक है, समझ में आया, ठीक है। बहुत इजी एग्जांपल था, इसलिए मैंने आपको बता दिया। अब आगे अपन एक क्वेश्चन करते हैं, बट क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा डिफरेंस बताऊंगा। वो क्या, देखो ये मैंने अपन बाद में आया, ठीक है, इस पर ठीक है। अब देखो ये मैंने यहाँ पर 2 ब्लॉक बना दूंगा मैं, ठीक है, वैसे मुझे इतनी जरूरत नहीं है पर मैंने बना दिया। यहाँ मैं लिखूंगा आपका नेट परचेज, अब मैं नेट क्यों लिख रहा हूँ अब समझ आएगा, नेट परचेज और अमाउंट पेड, ये मैंने 2 बना दी कॉलम्स, इजी, ठीक है। अब पहले मैं लिख देता नेट परचेज में आता क्या, नेट परचेज मतलब कि आपने टोटल कितना परचेज किया, टोटल परचेज नेट परचेज दोनों बोल सकते हो। तो टोटल में क्या आएगा, आप उधारी पे भी परचेज कर सकते हो और कैश में परचेज करो, ठीक, क्या बोला मैंने, मतलब आपने जो सामान परचेज किया होगा, जैसे मैंने आपकी बुक आपकी स्टोर से, लक्ष्मी स्टोर से बुक्स खरीदी, तो मैं आपकी बुक्स स्टोर से मैंने कैश में भी परचेज किया होगा और क्रेडिट में भी परचेज किया होगा, मतलब उधारी में भी परचेज किया होगा, क्रेडिट, ठीक है। और अब देखो क्या लिखा है, परचेज का मतलब क्या होता है, परचेज का मतलब होता है कि मैंने टोटल कितना खरीदा। अब खरीदने में दोनों चीजें आ जाती हैं, या तो मैंने कैश में आपसे सामान खरीदा होगा, जैसे मैंने आपसे बुक्स खरीदी है, तो बुक्स के लिए मैंने आपको पे किया होगा 5000 रुपीज, तो 5000 में मैंने आपके कैश में परचेज किया, मतलब मैंने आपको 5000 कैश में दिया, पैसा दिया और आपने मुझे बुक्स दी, तो वो क्या हो जाएगा, कैश परचेज हो जाएगा। बट अगर मैंने वही 5000 और पे कर दिए
सॉरी 5000 आपने मुझे बोला कि आप बाद में दे देना, मैं आपको 5000 और बुक्स पे कर देता हूँ। मैं पैसे लाना भूल गया, आपने बोला कोई बात नहीं भैया, हम आपको बाद में आपसे ले लेंगे, बट अभी आप बुक्स ले लो। तो 5000 क्या होगा मेरे लिए, हो गया मेरे लिए क्रेडिट परचेज। समझ में आ रही है? एक और बार देखो, अगर मैंने आपसे बुक्स परचेज करी है 10,000 रुपीज की, उसमें मैंने 5000 कैसे परचेज किया होगा, कैश में परचेज किया होगा। मतलब मैंने आपको पैसा दे दिया होगा और आपने मुझे बुक दे दी, बट मेरे को क्या और बुक्स की जरूरत हो गई, तो आपने, अब मेरे पास पैसे नहीं थे, तो आपने बोला भैया आप ले लो, आप हम आपसे बाद में पैसे लेंगे। तो मैंने बोला ठीक है, तो वो 5000 की और बुक्स मैंने ले ली, तो 5000 और क्या हुआ मेरे लिए, वो मेरे लिए क्रेडिट परचेज हुआ। समझ में आ रहा है? तो मतलब मैंने टोटल 10,000 की बुक्स परचेज करी, बट इस 10,000 में मैंने दोनों चीजें कर ली। क्या कर ली? कैश में परचेज कर लिया 5000 की बुक्स, और क्रेडिट में भी परचेज कर लिया मैंने। मतलब आपसे बुक्स तो ले, पर मैंने आपको पैसे नहीं दे दी, वही तो होता है क्रेडिटर्स और क्रेडिट में। तो मैंने आपसे कैश में भी परचेज किया और क्रेडिट में भी परचेज किया, इसलिए तो मैंने बोला नेट परचेज को। समझ में आया कि मैंने नेट यूज क्यों किया? अब आ जाते हैं अमाउंट पेड में। अमाउंट पेड मतलब आपको इजी समझ में आ रहा होगा। अमाउंट पेड मतलब पैसा दे दिया, मतलब ये देखो, नेट परचेज में दोनों चीज आती है, जैसे कैश परचेज और क्रेडिट परचेज दोनों चीजें आ जाती है कि आपने उधार में भी लिया हो सकता है और कैश में भी लिया हो सकता है। बट इन अमाउंट पेड सिर्फ और सिर्फ कैश परचेज आता है। ठीक है, आ रहा समझ में? अमाउंट पेड में क्या होगा, सिर्फ आप कैश परचेज करोगे, यहाँ क्रेडिट परचेज नहीं आएगा। लोग इसको एक ही चीज समझते हैं कि नेट परचेज और अमाउंट पेड एक होता है, बट नहीं मेरे भाइयों बहनों, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। कैसे अलग चीजें? नेट परचेज में दोनों चीजें आती है, कैश परचेज भी आ जाता है, क्रेडिट परचेज भी आ जाता है। बट अमाउंट पेड मतलब पैसा दिया, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि अमाउंट पेड में सिर्फ और सिर्फ कैश परचेज आएगा, या क्रेडिट परचेज नहीं आएगा। अमाउंट पेड का क्या मतलब होता है? यही तो होता है कि आपने कितना अमाउंट दे दिया, तो यहाँ अमाउंट दे दिया आपने, या कुछ भी उधार में नहीं खरीदा आपने, तो यहाँ हो जाएगा कैश परचेज। एग्जांपल से समझो, सपोज करो मैंने 5000 का अपने कैश परचेज कर लिए 5 बुक्स की, और 5000 मैंने क्रेडिट परचेज कर लिया। ठीक है, मतलब टोटल मैंने कितनी बुक्स खरीदी? 10,000 की मैंने बुक्स परचेज कर ली। ठीक है, और अमाउंट पेड, अमाउंट, अब इसको हटा देता हूँ। अब क्यों हटाऊंगा वो देखना, आप इसको रिमूव कर दो, मैंने आपको यहाँ हाथ रख दिया ताकि आपको दिखाई नहीं दे। और कैश परचेज में मैंने कितनी 5000 की ही बुक्स खरीदी, और ये 5000 मैंने पूरा कैश पे किया। अब देखो क्या, अमाउंट पेड में मैंने पूरा 5000 कैश में दे दिया। ठीक है, अब अगर इसमें मैं क्रेडिट परचेज अगर इंक्लूड कर दूं, वैसे इंक्लूड होता नहीं है, बट मैं आपको एग्जांपल से बताऊं, अगर मैं क्रेडिट परचेज में 5000 और इंक्लूड कर दूं, तो ये क्या हो जाएगा? 10,000 हो जाएगा। और ये 10,000 कहाँ पर आएगा? ये तो यहाँ पर आएगा, यहाँ पे भी 10,000, यहाँ पे भी 10,000। तो इसके मेरा क्या मतलब है समझाने का? देखो, नेट परचेज में दोनों चीजें आएंगी, कैश परचेज भी आएगा, आपने कैश में भी परचेज किया हो सकता है, क्रेडिट में भी किया हो सकता है। बट अगर अपन बात करते हैं अमाउंट पेड की, तो वहां पे सिर्फ कैश परचेज आता, क्रेडिट नहीं आता। बट अगर मैंने उसको सपोज करो मैंने वहां पर क्रेडिट परचेज भी इंक्लूड कर दिया, मैंने क्रेडिटर्स भी इंक्लूड कर दिए, क्रेडिटर्स मतलब जिससे मैंने उधार लिया होता है, अगर मैंने क्रेडिटर्स भी इंक्लूड कर दिए, तो दोनों सेम हो जाएंगे। इफ आई इंक्लूड क्रेडिट परचेज विद कैश परचेज, देन इट इज नोन एज नेट परचेज। समझ में आ रहा है? अब देखो, अब अपन करेंगे क्वेश्चन। मैंने क्वेश्चन लिया आपकी डीके कोई बुक से ही है। ठीक है, पेज नंबर 1.80 है, क्वेश्चन नंबर 21। अब देखो इसमें कैसे क्वेश्चन को दिया है, ये समझ में आया? अगर मैंने कैश में अगर क्रेडिट परचेज इंक्लूड कर दूं, तो ये और ये अमाउंट सेम हो जाएगा। तो मेरा मतलब ये है कि अगर आपको क्वेश्चन में अमाउंट पेड दे रखा हो और क्रेडिटर्स दे रखा हो, तो आप उसको क्रेडिटर्स को प्लस करोगे तभी तो परचेज आएगा ना। ठीक है, अब अपन एक क्वेश्चन करते हैं फटाफट से। देखो मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ फटाफट से। पहले क्या आता है? अमाउंट पेड। मैंने यहाँ पर बनाया इनकम एक्सपेंडिचर, जैसे मैंने पिछली बार किया था सब्सक्रिप्शन के लिए, वैसे मैं यहाँ पर भी करूँगा। एक्सपेंडिचर मैंने यहाँ लिख दिया और अमाउंट लिख दिया। ठीक है, मेरे पास इतनी स्पेस नहीं है, इसलिए मैंने सिर्फ एक्सपेंडिचर का अमाउंट बना दिया, क्योंकि यहाँ पे एक्सपेंडिचर ही आने वाला है। क्या बोल रहा है ये? पहले मैं देखूंगा अमाउंट पेड को मेडिसिन ड्यूरिंग द या मेडिसिन का दिया हुआ, तो मैंने लिख दिया अमाउंट पेड। फटाफट से लिखो मेरे साथ, अमाउंट पेड कितना? 2 लाख रुपीज। ये 2 लाख क्या अमाउंट है? ये सिर्फ कैश परचेज है। समझ में आ रहा है? ये नेट परचेज नहीं है। नेट परचेज क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ सिर्फ कैश परचेज जुड़ा हुआ है, यहाँ क्रेडिट परचेज नहीं है। अब अगर मेरे को इसको नेट परचेज बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? कैश परचेज पहले से ही है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे ओनली कैश परचेज, कैश परचेज ओनली।
ठीक है। अब मेरे पास सिर्फ कैश परचेज है। अगर अब मेरे को इसको नेट परचेज बनाना है, मुझे इसमें क्या करना पड़ेगा, फटाफट बताओ। हाँ, मुझे उसमें क्रेडिट परचेज भी इंक्लूड करना पड़ेगा। तो क्रेडिट परचेज कैसे इंक्लूड करेंगे वो देखना है। अब यहाँ पे दो चीजें दी हुई हैं, ओपनिंग क्रेडिटर्स भी दिया हुआ है और क्लोजिंग क्रेडिटर भी दिया हुआ है। अब क्या है ओपनिंग एंड क्लोजिंग क्रेडिटर? मैंने आपको पहले बताया था कि ओपनिंग क्रेडिटर्स होते हैं ना, वो आपने अमाउंट तो पे कर दिया, बट वो कब के लिए पे किया होगा ये समझना, ये सब्सक्रिप्शन जैसा ही है। आपने पे तो कर दिया अमाउंट, तो पे तो इसी साल में किया, करंट ईयर में पे किया, बट वो कब कब पे किया होगा, आपने प्रीवियस ईयर के लिए पे किया होगा। समझ में आ रहा है? आपने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ओपनिंग क्रेडिटर मतलब 20,000, मतलब ये 2 लाख में से 20,000 आपने पे तो इसी साल में किया है क्रेडिटर्स को, बट ये कब के क्रेडिटर्स हैं, ये प्रीवियस ईयर के क्रेडिटर्स हैं। समझ में आ रहा है? बट अपन तो इनकम एक्सपेंडिचर बना रहे हैं, और इनकम एक्सपेंडिचर में क्या करते थे अपन, सिर्फ करंट ईयर की रिकॉर्ड करते थे, भले वो इनकम हो या एक्सपेंडिचर हो। तो अपन को सिर्फ करंट ईयर का चाहिए, और ओपनिंग क्रेडिटर्स तो कब के, प्रीवियस ईयर के ना, और अपन ने पे कर दिया, तो अपन इसको माइनस कर देंगे, लेस क्रेडिटर्स। ठीक है, मैं इसको करंट ईयर कौन सा आपका 2018-19, तो 18 लिख देता हूं इसको। 18 लिखा मैंने। कितना है आपका ओपनिंग क्रेडिटर्स? 20,000। ये कितना हुआ? 1,80,000। इजी, समझ में आया? मतलब मैंने 20,000 प्रीवियस ईयर के पे किए थे, बट वो प्रीवियस ईयर के थे, अपन को तो करंट ईयर का चाहिए, तो मैंने प्रीवियस ईयर का माइनस किया। अब देखो ये 1,80,000 में अगर मैं प्लस कर दूं क्रेडिटर्स इस साल के, इस साल मैंने कितना परचेज किया, ये करंट ईयर 19 तो है, 18-19, तो अगर मैं इसमें प्लस कर दूं करंट ईयर वाला क्लोजिंग क्रेडिटर 10,000 रुपीज, तो 10,000 कौन सा अमाउंट है जो मैंने इस साल में परचेज किया? जो क्रेडिटर्स कौन सा अमाउंट है, ये वो अमाउंट है जो मैंने मेडिसिन इसी साल खरीदी, बट ये मैंने कैसे खरीदी, ये मैंने क्रेडिट परचेज से खरीदी। अब ये 10,000 कहां से आया है? देखो ओपनिंग क्रेडिटर दिया हुआ है 20,000 और क्लोजिंग क्रेडिटर दिया है 50% ऑफ ओपनिंग क्रेडिटर, तो 20,000 का 50% कितना होगा? आधा कर दो उसका, तो आधा कितना होगा? 10,000 ही होगा ना। ठीक है, अब ये आया 1,90,000। अब फटाफट देखो मेरे साथ, अब ये 1,90,000 को क्या बोलेंगे? फटाफट बोलो मेरे साथ। हाँ, इसको बोलेंगे नेट परचेज, मतलब इतना आपने अमाउंट परचेज किया। अब ये कौन सा परचेज आ गया? अब ये जो नेट परचेज आया है ना, तो ये परचेज वो दोनों अमाउंट है, कैश वाला भी है और ये क्रेडिट वाला भी है। ठीक है, तो मैंने इसमें दोनों इंक्लूड कर दिया। परचेज में दोनों ही आते थे, तो मैंने कैश परचेज तो दे ही रखा था। अगर मैंने इस साल के क्रेडिटर्स प्लस कर दिए तो मैंने क्रेडिट में लिया होगा, तो मैंने 10,000 भी प्लस कर दिया, तो ये आ गया नेट परचेज। अब देखो क्या दिया हुआ है, ओपनिंग स्टॉक भी दिया हुआ है और क्लोजिंग भी दिया हुआ है। ओपनिंग स्टॉक है मतलब साल के स्टार्टिंग वाला स्टॉक दिया हुआ है, मतलब इतना आपके पास पहले से था, तो या प्लस कर दोगे, ठीक है, ऐड करोगे ओपनिंग स्टॉक। मैं सिर्फ फुल शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, कितना है ओपनिंग स्टॉक? ओपनिंग स्टॉक है 50,000 प्लस क्या 50,000, ये कितना हुआ है 9,5,4 और ये हो गया 2,40,000 आया 2,40,000। मतलब आपने परचेज तो 1,90,000 किया था, और 1,90,000 में क्या है, क्रेडिट परचेज भी इंक्लूडेड है और कैश परचेज भी इंक्लूडेड है। कैसे? कैश परचेज तो ये पे किया होगा आपने और क्रेडिट पे इतना उधार लिया। ठीक है, समझ में आया? तो इससे अपन ने नेट परचेज निकाला। अब आपने परचेज तो 1,90,000 किया, बट इसने और क्या दे रखा है, आपके पास पहले से कितना सामान पड़ा हुआ है, 50,000 पड़ा हुआ है। अब लेस करेंगे, क्या लेस करेंगे? क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक कितना दे रखा है? 45,000 मोर देन ओपनिंग स्टॉक, मतलब जितना ओपनिंग स्टॉक कितना है 50,000, उससे 45,000 मोर, मतलब और ज्यादा। तो कितना हो जाएगा? फटाफट बोलो, सिंपल मैथ्स। हाँ, 95,000। अब इसको करोगे माइनस, तो ये कितना हुआ? 5 यहाँ पर आया, 3 0 यहाँ पर आए, 4 में से 9 दिया, कितना हुआ? 1,4,5 1,55,000 आया आपका कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम आंसर। 1,55,000 ही है। ठीक है, इजी। रुको, हाँ ये गलती हो गई ना मेरे से, 5 तो ये गया, बट ये बच तो 3 गया ना, तो 30 में से 9 गया, कितना हुआ? 45,000। ठीक है, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। ठीक है, इंसानों से गलती होती है। 1,45,000 मेडिसिन कंज्यूम डेबिट साइड ऑफ द इनकम एक्सपेंडिचर शो होगा। इजी। अब लास्ट में इसका एक और बात समझो क्या है।
आपको दिया हुआ था कैश परचेज 2 लाख रुपए आपने अमाउंट पे किया, मतलब कैश परचेज दिया हुआ। अब आपको क्या और दिए थे क्रेडिटर्स, पिछले साल के भी दिए हुए थे और इस साल के भी दिए हुए थे। अपन को तो करंट ईयर का चाहिए ना, क्योंकि इनकम एक्सपेंडिचर तो करंट ईयर में बनता है। तो करंट ईयर के लिए क्या करोगे आप, प्रीवियस ईयर के क्रेडिटर माइनस करोगे, क्योंकि आपने ये भी पे कर दिया, बट पे कब के लिए करें, प्रीवियस ईयर के करें, तो प्रीवियस ईयर वाले माइनस कर दिए, ये हो गया 1 लाख 80। अब इसने बोला कि आप इस साल भी आपने और कितने खरीदे करंट ईयर के, अपन को तो नेट परचेज निकालना था। तो नेट परचेज के लिए क्या क्या करना है, क्रेडिट परचेज भी इंक्लूड कर दिया। क्रेडिट परचेज जो आपने इस साल क्रेडिटर्स थे आपके, वही तो क्रेडिट परचेज हुआ है, समझ रहे हो। मतलब मैंने अगर क्रेडिट परचेज आपसे करा होगा तभी तो आपने क्रेडिटर्स बने होंगे, तो इसने क्रेडिटर्स दे दिए थे कितने 10,000 के, मतलब ये क्या है, मैंने क्रेडिट परचेज करा आपसे तो हो गया 10,000। अभी आ गया नेट परचेज। अब आपके साल के स्टार्टिंग में आपके पास कितना स्टॉक पड़ा हुआ था 50,000 का। अब 50,000 आपके पास पहले से स्टॉक पड़ा हुआ है और साथ में आपने बीच में और ड्यूरिंग द ईयर और कितना खरीदा 1,90,000 खरीदा, दोनों प्लस हो जाएगा। अब ये क्या हो गया, इसको अपन बोलेंगे टोटल, ये कितना टोटल बुक्स आई में मेडिसिन से ना, हाँ तो 2,90,000 वो अमाउंट है, सॉरी ये 2,40,000 होगा, ठीक है। तो 2,40,000 कौन सा अमाउंट है, ये वो अमाउंट है कि 2,40,000 टोटल मेरे पास मेडिसिन पड़ी हुई हैं। अब बोल रहा है कि क्लोजिंग स्टॉक 95,000 है, मतलब 2,40,000 आपके पास पहले साल में था और साल खत्म होते होते एंड ऑफ द ईयर में मेरे पास कितना बच गया मेडिसिन का स्टॉक, सिर्फ 95,000 बच गया। तो अगर मैं 2,40,000 में से 95,000 माइनस कर दूं तो क्या मेरे पास आ जाएगा कि मैंने कितना कंज्यूम किया, क्यों 2,40,000 मेरे पास पहले से ही था, अब लास्ट में मेरे को दे रखा है कि मेरे पास 95,000 बच गया। तो बीच का कहाँ गया पैसा, कहाँ गया बीच की मेडिसिन, ये मैंने कंज्यूम कर ली और यही तो थी कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, इजी, ये हो गया आपका क्वेश्चन खत्म। आपने आज सीखा कि कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम कैसे निकालते हैं, ठीक है। बट अगर आपको एक और चीज मैं आपको बता दूं जाते जाते कि अगर आपको परचेज दे रखा हो और क्रेडिटर्स भी दे रखा हो, जैसे ओपनिंग क्रेडिटर भी दे रखा है और क्लोजिंग भी दे रखा है और परचेज भी दे रखा हो, तो ओपनिंग क्लोजिंग नहीं लेना। क्यों नहीं लेना, क्योंकि वो पहले से ही इंक्लूड कर दिए गए परचेज में, ठीक है। तो वहां पर इसको इग्नोर करना, अपन आगे क्वेश्चंस करेंगे ऐसे, बट अभी के लिए मैं बता दूं कि अगर क्लोजिंग क्रेडिटर ओपनिंग क्रेडिटर दोनों दिए हो और परचेज भी दिया हो तो ओपनिंग और क्लोजिंग को इग्नोर करना है। किसको लेना है, सिर्फ नेट परचेज को लेना है, ठीक है, समझ में आया। तो ये था आज की आपकी क्लास। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड स्टडी।